मैं गिरजेश अपने चैनल प्रवीण को मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे पर्यावरण के बारे में। आज का सब्जेक्ट है पर्यावरण। पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न आपके सामने लाया हूं मैं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं में यूपी टेट, सी टेट, यस टेट माने सुपर टेट, जूनियर भर्ती परीक्षा और साथ ही साथ लेखपाल, यूपीएसआई सभी प्रकार की परीक्षाओं में पर्यावरण और जीके से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। ये 50 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? प्रश्न पूछ सकता है। तो किया गया था 17 सितंबर 1985 को। याद रखिएगा, राजीव गांधी जी के नेतृत्व में दो प्रश्न यहां से बनते हैं कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब हुआ। प्रश्न उठता है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब हुआ, तो एक प्रश्न होगा 17 सितंबर 1985 ईस्वी को। और किसके नेतृत्व में हुआ? तो राजीव गांधी के नेतृत्व में। माने राजीव गांधी के जब प्रधानमंत्री थे तब उस समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया 17 सितंबर 1985 को। तो देखिए, दो प्रश्न हो गए। इसी प्रकार से हम सारे प्रश्नों को समझेंगे, एक प्रश्न के साथ जो प्रश्न सटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, उनको भी समझेंगे। दूसरा प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 1985 में। दो प्रश्न, दोनों कंफ्यूजिंग होंगे। मंत्रालय कब बना था? 1985 में। और संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1986 में। ठीक है, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन हुआ 17 सितंबर 1985 को और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना 1986 में। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। यहां पे भी देखिए, दो प्रश्न है कि वन एवं जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में। तो वन्य एवं जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में। किसके द्वारा पारित किया गया? इंदिरा गांधी द्वारा। तो इंदिरा गांधी द्वारा 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण 1986 में। 1986 में पर्यावरण और वन्य जीव 1972 में। और यह विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना थी। विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना कौन सी थी? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, जो 1972 में पारित किया गया। तो एक साथ सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखते चलते हैं। अगला प्रश्न, राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में गंगा कार्य योजना GAP 1985 में शुरू किया था। तो दो प्रश्न यहां से फिर हो गया। गंगा कार्य योजना GAP का फुल फॉर्म क्या है? गंगा एक्शन प्लान। इसका नाम है गंगा एक्शन प्लान, जिसे हिंदी में गंगा कार्य योजना कहा जाता है। कब शुरू की गई? 1985 में। किसके शासनकाल में शुरू की गई? तो राजीव गांधी के। तो राजीव गांधी के शासनकाल में गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान 1985 में बनाया गया। 1985 में गंगा एक्शन प्लान बनाया गया। राष्ट्रीय हरित न्यायालय या न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया गया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में पास किया गया। आगे देखिएगा, प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछता है कि पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया? सतत विकास योजना भी एक थी, तो पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया। माने चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। आगे अगला प्रश्न करा है कि पर्यावरण के प्रमुखतः कितने संगठक होते हैं? पर्यावरण के प्रमुखतः कितने संगठक होते हैं? तो 3 संगठन होते हैं। कौन? भौतिक या अजैविक संगठन, जैविक संगठन और ऊर्जा संगठक। तो भौतिक संगठक, ठीक है, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। तो 3 प्रकार के प्रमुख घटक होते हैं पर्यावरण के।
कौन कौन भौतिक या अजैविक संगठक, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। अगला प्रश्न, आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार थी। आदि मानव भौतिक पर्यावरण में किस प्रकार से सम्मिलित थे। तो कह रहा है, या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि आदि मानव का भौतिक पर्यावरण से किस प्रकार का संबंध था। तो आप कह सकते हैं पाता और दाता। माने मनुष्य जो है, आदि मानव जो है पाता था और पर्यावरण दाता था, या रिसीवर या कंट्रीब्यूटर। ठीक है, दो प्रकार से ये था। अगला प्रश्न, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। तो ये प्रश्न आया था, यूपीटीजीटी में आया था सामाजिक विज्ञान में। प्रौद्योगिकी मानव जो होता है, प्रौद्योगिकी मानव को पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। तो जो मानव उद्योगों पर ज़्यादा निर्भर है उसे ही पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। अगला, कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया। माने सबसे पहले मानव किस कारण सामूहिक जीवन में प्रवेश किया। तो वो पहली घटना कौन सी थी, पशुपालन। माने पशुपालन के कारण ही मानव सामूहिक जीवन व्यतीत करने लगा। अगला प्रश्न, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है। खेती की सर्वाधिक पुरानी प्रणाली कौन सी है। तो झूम कृषि है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माने झूम कृषि कहाँ की है, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है। और एक प्रश्न इसी से और है, विश्व तथा भारत में आज भी झूम या हस्तांतरण कृषि कहाँ प्रचलित है। तो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि प्रचलित है, जिसमें आदिवासियों द्वारा पेड़ों को, वनों को काट कर वहाँ पे खेती की जाती है। और जब जमीन उपजाऊ नहीं रहती है तो वो आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए इसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ। तो सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में हुआ। माने जब कृषि विकसित हुई, कृषि का विकास हुआ, तो सांस्कृतिक पर्यावरण का भी विकास होता चला गया। अगला प्रश्न, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे दी गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे। तो मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेलजट थे। कौन थे, फ्रेडरिक रेलजट। मानव भूगोल फ्रेडरिक रेलजट। मानव भूगोल कौन थे, रेल से चलते थे। मानव कैसे चलता था, रेल से चलता था। इस तरह याद करेंगे, मानव रेल से चलता था। तो मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेलजट थे। मनुष्यों के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है। तो मनुष्यों के लिए सबसे अधिक कार्यक्षम माने कार्य कुशलता वाला तापमान और आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। तो -25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 60% आर्द्रता होनी चाहिए। माने इस तापमान और आर्द्रता में मनुष्य सबसे अधिक कार्य करने की क्षमता रखता है। कब, -25 सेंटीग्रेड तापमान और 60% आर्द्रता में। आगे अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। इंग्लैंड ही औद्योगिक क्रांति का जन्मदाता है। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से आरंभ हुआ। तो पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव माने उत्पत्ति कब आरंभ हुई, औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। माने कि जब औद्योगिक क्रांति हुई, आर्थिक निश्चयवाद हुआ, तभी से पर्यावरणीय समस्याओं का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न, मेघ बीजन के किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि मेघ बीजन अर्थात जो बरसात, कृत्रिम बरसात कराई जाती है, तो उनमें किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें ठोस CO2 और आयोडीन के यौगिक होते हैं। इनमें किन यौगिकों को प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले
ठोस CO2 और आयोडीन के यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? कराया कि ओजोन के क्षरण में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ओजोन के क्षरण में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। और उसके बाद दूसरा स्थान किसका है? नाइट्रोजन ऑक्साइड का। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों जो हैं सबसे अधिक ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। चलिए अगला प्रश्न, ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो जोसेफ फारमैन ने 1985 में, इंग्लैंड के विद्वान थे ये, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ओजोन के स्तर के क्षरण का पता लगाया था। जोसेफ फारमैन 1985 में। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था 1965 से लेकर 1974 तक। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कब मनाया गया? 1965 से लेकर 74 तक। अगला प्रश्न, अपने स्थान पर शैलों या तथा रिगोलिथ माने आवरण प्रशस्त के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माने जब शैलें या चट्टानें अपने ही स्थान पर विघटित हो जाती हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय माने जब शैलें अपने ही स्थान पर टूट जाएं, बिखर जाएं, विखंडित हो जाएं, तो उस घटना को अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? तो अपक्षय जो है भौमिकी प्रक्रिया है। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? भौमिकी प्रक्रिया है, जियोलॉजिकल प्रक्रिया है। कौन? अपक्षय। अगला, हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? माने कि जो नगर कहाँ बसे हुए हैं? हिमालय के सहारे या किनारे बसे हुए हैं, उसमें भूमि के प्रवाह अर्थात भूस्खलन का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपर भाग में सम स्थिति की दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश। माने जो प्राकृतिक ढाल था, मनुष्य ने उसे क्या कर दिया? अपने हिसाब से कर दिया। इसी कारण सबसे अधिक भूस्खलन हो रहे हैं। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी और किस कारण हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भोपाल गैस त्रासदी कब और किस कारण हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को मिथाइल आइसोसोनाइट, मिसाइल एक गैस है ये, मिसाइल आइसोसोनाइट जिसे शार्ट में मिंक कहा जाता है, गैस के रिसाव के कारण हुआ था। तो 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसोनाइट मिक गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। अगला, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी? तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल नामक स्थान पे हुई थी। तो चेरनोबिल नामक स्थान पे हुई थी, इसलिए इसे चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहा जाता है। कब हुई थी? 1986 में यूक्रेन में हुई थी। इसमें भी ये परमाणु दुर्घटना थी, इसमें भी रेडिएशन के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। अगला, 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? तो ये भी समझ लीजिए, यह यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है, जो 28 मार्च 1779 को पेंसिल्वेनिया में 3 माइल द्वीप परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। यहाँ भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र में गड़बड़ी हुई और रेडिएशन से हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये 28 मार्च 1979 को पेंसिल्वेनिया में 3 माइल द्वीप पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक टेनेसी नदी को कहा जाता है। तो दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक कौन है? टेनेसी नदी है। तो टेनेसी नदी को दक्षिण पूर्वी अमेरिका का नरक भी कहा जाता है। भारत की दामोदर नदी परियोजना किस
नदी परियोजना की अनुकृति है? तो भारत की दामोदर घाटी परियोजना टेनेसी घाटी की अनुकृति बनाई गई है, माने कि जो टेनेसी नदी पर जिस प्रकार की परियोजना बनी गई है उसी की अनुकृति दामोदर नदी घाटी परियोजना भी है। अगला, विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 प्रमुख नदियां, तो सबसे अधिक अवसाद माने कचरा, कूड़ा, मल और मल प्रवाह करने वाली नदियां कौन सी हैं? तो ये क्रमशः कौन सी हैं? येलो नदी चीन में है और गंगा नदी भारत में। येलो नदी अवसाद को परिवहन करने वाली 2 नदियां, येलो चीन की और गंगा नदी भारत में। येलो और गंगा अवसाद ग्रहण करने वाली या अवसाद लेके बहने वाली नदियां। अगला देखिएगा, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्या है? तो उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी है। मिस्र किसकी देन है? तो सभी को पता है, मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी जो है बिहार का शोक है। तो बिहार, कोसी, पश्चिम बंगाल, दामोदर, मिस्र, नील और उत्तर भारत का अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी। ये प्रमुख प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से आ सकते हैं। और देखिएगा, धारणीय व अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था? तो ये हैं ब्रंटलैंड हैं 1987 में धारणीय अस्थायी विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। तो ब्रंटलैंड ने धारणीय व अस्थायी विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। अस्थायी विकास के नियुक्त संयुक्त राज्य का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कह रहा है कि अस्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन सबसे पहले जोहानसबर्ग में 2002 में आयोजित किया गया। तो 2002 में जोहानसबर्ग में, ठीक है, अस्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन स्थापित किया गया। देखिएगा आगे, अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो अस्थायी विकास का शब्द का सबसे पहले प्रयोग IUNC ने किया था। तो अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग IUCN ने अपनी विश्व संरक्षण रिपोर्ट में किया था। तो INCU ने सबसे पहले अस्थायी विकास का शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखिएगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को दी गई? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा जोहानसबर्ग सम्मेलन को 2002 को दी गई। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 2002 को जोहानसबर्ग सम्मेलन को ही द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। धारणीय विकास के प्रमुख 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो प्रमुख 5 क्षेत्र जिस पे धारणीय विकास कार्य करता है, जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता। इन 5 विषयों पर ही धारणीय विकास कार्य करता है। आगे देखिएगा, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्रमशः सौर ऊर्जा, पवन और जल विद्युत ऊर्जा है। मैंने सबसे अधिक सौर ऊर्जा, उसके बाद पवन ऊर्जा, फिर जल विद्युत का स्थान है। तो धारणीय विकास किसके उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो कह रहा है कि धारणीय विकास किसके संदर्भ में है? तो धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधन के संबंध में है कि हम अपने पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को क्या देंगे? तो प्राकृतिक संसाधन ही है जिसको हम अगली पीढ़ी को इस प्रकार यूज करें कि अगली पीढ़ी भी उसका लाभ ले सके। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई? तो भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई। 1982 ईस्वी में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की स्थापना भारत में की गई थी। देखिएगा अगला, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसे नीरी कहा जाता है कहाँ अवस्थित है? तो नागपुर में अवस्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी नागपुर में अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार टेट, सुपर टेट और यूपीटीजीटी की परीक्षाओं में पूछा गया है, साथ ही साथ लोअर पीसीएस का भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिएगा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA
को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को छाता विधान भी कहा जाता है। तो छाता विधान क्या है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी। तो भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास की स्थापना 1987 में की गई थी और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना 1982 में की गई थी। और लास्ट प्रश्न आज का, Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो 23 से लेकर 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। तो Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 कब आयोजित किया गया था? तो 23 से लेकर 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न और भी मैं लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।